नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं पंडित यतीश शुक्ला जी के पास, जो विश्व रिकॉर्डधारी हैं। 5 रिकॉर्डधारी के नाम से जाने जाते हैं। पहला इनका है 148 टीचिंग नॉन स्टॉप रहा है। दूसरा 126 घंटे रीडिंग का रहा है नॉन स्टॉप। तीसरा इनका 106 घंटे नॉन स्टॉप स्पीच रही है। और 26 घंटे अगला है 26 घंटे फेसबुक लाइव। अगला है 28 घंटे श्रीमद् भगवत पुराण वाचन। इनका ये रिकॉर्ड रहा है। इस वक्त ये 144 विधानसभा माने मोहम्मदी के कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। यूपी 22 का सीएम कौन, विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आज हमारे साथ कार्यक्रम में है। एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है। सर्वप्रथम यतीश जी, यूपी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला हमारा आपसे सवालात है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप जहां के संभावित प्रत्याशी हैं वहां क्या चल रहा है, कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, सभी को नमस्कार सर्वप्रथम तो। और जहाँ तक पूछा क्षेत्र में क्या चल रहा है, तो क्षेत्र में चुनावी माहौल है। जैसे आप हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसे शायद आप मोहम्मदी में भी थे और जनता से भी वार्तालाप आपने किया था। ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसमें जनता से वार्तालाप कर रहे हैं, चाहे वो नेता हों, चाहे वो समाचार पत्रों या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, सब आ रहे हैं। चुनाव माहौल बन चुका है और निश्चित रूप से जनता जो है वो अपना मूड बना चुकी है। विपक्ष को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष की बात अगर की जाए तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि लखीमपुर अब केंद्र बनता जा रहा है जो पूरे देश की राजनीति है उसका। ख़ास तौर पर जब से ये किसान का मुद्दा हुआ और यहाँ पर अभी 4 किसानों की और 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, उसके बाद से लखीमपुर खीरी पूरे देश की राजनीति का एक केंद्र के रूप में उभर के आ रहा है। लखीमपुर खीरी में कुछ भी माहौल हो, लेकिन पूरे देश के माहौल की दिशा और दशा लखीमपुर खीरी के माध्यम से तय हो रही है। आप जहाँ कहीं भी जाएँ, अगर लखीमपुर खीरी का नाम आप लेंगे तो लोग आपको तुरंत रिकॉग्नाइज करेंगे और आपको ऐसे देखेंगे कि आप पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, और तुरंत कहेंगे वही लखीमपुर खीरी है जहाँ पर किसानों की हत्या हो गई थी और कुछ कार्यकर्ताओं की किसी पार्टी की हत्या हो गई थी। तो निश्चित रूप से लखीमपुर खीरी अब बहुत चर्चा में है। और आप देखिएगा बीबीसी के यहाँ पर लोग टहल रहे हैं, विदेशी और बहुत सारे मीडिया के लोग टहल रहे हैं। लखीमपुर का चुनाव, चाहे वो मोहम्मदी विधानसभा हो चाहे और कोई विधानसभा हो, सारा का सारा इस बार बहुत फोकस्ड होगा तो पूरी दुनिया के। अगला हमारा आपसे सवालात है, राजनीति में आने का मकसद क्या है? राजनीति एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें बहुत सारी नेगेटिव परसेप्शन बन चुके हैं, बहुत सारी नेगेटिव भ्रांतियाँ जो है वो सामने आ गई हैं। लोग समझते हैं कि राजनीति जो है वो धन का, जन का, बल का खेल है। जन का तो मान सकता हूँ, जनता जिसके साथ है वो नेता है, लेकिन बल और धन ये नहीं चलना चाहिए। क्या केवल धनी व्यक्ति ही किसी जनता की आवाज़ हो सकता है? क्या कोई नया यूथ नहीं हो सकता? क्या वो व्यक्ति नेतागिरी नहीं कर सकता है जिसका जन्म किसी ऐसे परिवार में हुआ हो जहाँ शाम को क्या बनेगा जिसकी व्यवस्था करना भी दुरूह होता हो? क्या एक ऐसा व्यक्ति नेता नहीं बन सकता जो प्राइमरी स्कूल में बना हो? मैं इन सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ। अगर सफल हो जाऊँगा राजनीति में तो एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ, कोई भी नेता बन सकता है, और असफल हो जाऊँगा तो सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, वही नेता बन सकते हैं जिनके पास ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब राजनीति में आप आ ही गए हैं तो आपने पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? जैसा कि लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कभी अस्तित्व था, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि आपस में ही पार्टी में ही आपस में क्लेश मची हुई है, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, कैप्टन साहब हो, इनको लेकर के, तो आपने इस पार्टी को ही क्यों चुना? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही थी तो वो कह रही थी कि हमारी आज तक सरकार नहीं बनी है, हमें वोट दे दीजिए। हमारी सरकार अटल जी की बनी थी तो वो बहुत ही मिलीजुली सरकार थी, केंद्र सरकार। ऐसे ही कल्याण सिंह जी के बाद, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और आपके ओम प्रकाश गुप्ता, ये 3 लोगों के बाद भाजपा का यहाँ पर अस्तित्व खत्म हो गया था। किसी भाजपा की बैठक में 4 आदमी मिलने मुश्किल थे और 17 में वो चुनाव जीत गए।
भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बहुत पहले ख़त्म कर दिया हो। ये ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं कि हम लोग जो है लगता है 1884 से जो है वो सरकार में नहीं है। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार देश में थी। और आप आज भी देखिए, अगर मुख्यमंत्रियों की संख्या देखी जाए कांग्रेस पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से कोई कम नहीं है। या अगर मिली-जुली सरकार की बात किया जाए, कुछ भी किया जाए, अगर ऐसे राज्यों की बात किया जाए जहाँ की जनसंख्या, आप राजस्थान की बात करिए, आप पंजाब की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, तो ये वो राज्य हैं जो बहुत बड़े-बड़े राज्य हैं। यहाँ कांग्रेस का शासन है। हमारे पास मॉडल हैं, हम दिखा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारे कांग्रेसी शासन जो है वो ऐसा है कि राष्ट्रपति खुद बुलाते हैं और वो पुरस्कार दे रहे हैं। तो आप कांग्रेस को ये भ्रांति फैलाना बंद कर दीजिए, कोई भी हो। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस कहीं नहीं है। आज भी मैं आपको कांग्रेस के 100 नेताओं के नाम बता सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 20 नेताओं के भी नाम बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला आपसे हमारा सवालात है, आप किन मुद्दों को लेकर के आवाम और पब्लिक के बीच में जाएंगे और देखिए जा रहे हैं? देखिए क्या हुआ था कि आपको याद होगा 1857 में झांसी की रानी ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ऐसे में मोहम्मदी का बच्चा हूँ, रेहरिया गांव में पैदा हुआ हूँ, जो कि मोहम्मदी विधानसभा का ही एक गांव है, वहीं मेरा घर है। तो मैं निश्चित रूप से पूरी दुनिया में, पूरे कहीं भी कितना भी मामला गड़बड़ हो जाए, सांप्रदायिकता फैल जाए, लेकिन मोहम्मदी मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मोहम्मदी में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी। और मोहम्मदी जो अब तक विकास से अछूती रही है, मैं मोहम्मदी के मुद्दों पर आया हूँ, क्योंकि मैं मोहम्मदी की आवाज़ बनूंगा। मुझे कुछ नहीं मतलब है कि पूरे प्रदेश में क्या हाल है, मुझे कोई मतलब नहीं है पूरे देश में क्या हाल है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदी से मतलब होगा। और एक विधायक को ऐसा होना भी चाहिए, उसे अपने अपने विधायकी क्षेत्र से मतलब होना चाहिए। सारे विधायक अगर अपने विधायकी क्षेत्र को देखेंगे, निश्चित रूप से प्रदेश आगे बढ़ेगा, ऐसे ही देश भी आगे बढ़ सकता है। तो मोहम्मदी में जो मुद्दे हैं, पहला मुद्दा ये है, हमारे मोहम्मदी में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप गोला में रहते हैं, अभी भी गोला में बहुत सारे लोग मोहम्मदी क्षेत्र के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, यहाँ किराए के मकान पर रहते हैं। हमारे क्षेत्र में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आप महाविद्यालय देख लीजिए, आप इंटर कॉलेज देख लीजिए, सारे के सारे कोई बहुत स्टैंडर्ड के नहीं है जहाँ से टॉपर निकलते हो। गोला में ऐसा है, लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो मोहम्मदी में कुछ ऐसे शिक्षा के केंद्र बने, सरकारी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हों कि वो शिक्षा के केंद्र एक जो एक्सीलेंस सेंटर है उसके रूप में सामने आ जाए। आप देखिए वहाँ डिग्री कॉलेज, एक किसान महाविद्यालय है, उसका हाल मैंने दिखाया था लाइव के माध्यम से, आप उसका हाल देख लीजिए कैसा है। तो शिक्षा का स्तर नंबर 1। जब शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो रोजगार के अवसर अच्छे नहीं होंगे, और बहुत पिछड़ा है, रोजगार के मामले में बहुत पीछे है। जब शिक्षा का स्तर नहीं होगा तो पहले भी लोग जो है वो अच्छा नहीं कमा रहे होंगे, तो अपने बच्चों को अच्छी डाइट नहीं दे रहे हैं। बच्चे फौज में जाते हैं बरेली में, एक राउंड में गिर जाते हैं। तो बहुत काम करना है मोहम्मदी क्षेत्र में, ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। केवल 5 किलो का थैला पकड़ा के उनको राशन दे के उनको जीवन तो काट सकते हो, कटवा सकते हो, लेकिन आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या करेंगी? कम से कम ये नेताजी लोग जो भाजपा है वो समझे, आप क्या कर रहे हो? आप उनका टाइम पास करवा रहे हो, केवल राशन पकड़ा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया हूँ, और निश्चित रूप से मैं मोहम्मदी क्षेत्र के केवल उसी पर निगाह है, अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आँख पर निगाह है, मोहम्मदी क्षेत्र पर निगाह है, बाकी मेरी कोई निगाह नहीं। किसान आंदोलन को लेकर के आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? जैसा कि 3 किसान कानून वापस हो गए हैं और एमएसपी पे भी कमिटी जो बननी है उसमें भी 5 नाम दे दिए जा चुके हैं। अभी भी धरना अनवरत चल रहा है बॉर्डर पे, तो इस पे आपका क्या यथेची रिएक्शन है? अब एक चीज़ बताइए, हम कोई कानून लाते हैं, कानून का सिस्टम क्या होता है? संसद में या विधानसभा में कोई कानून अगर बनता है तो उसका एक ड्राफ्ट होता है, वो ड्राफ्ट पहले पब्लिक डोमेन में आता है, उस ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाता है, उस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं, 1 माह का समय दिया जाता है। किसान कानून में भी ये किया गया होगा, आपत्तियां मांगी गई होंगी, लेकिन मुझे कहीं भी वो ड्राफ्ट दिखाई नहीं पड़ा। बहुत सारे ड्राफ्ट आते हैं, वो कब प्रकाशित होते हैं, कब उसकी अखबार में न्यूज़ छपती है, कब वो पटल पे पहुंचते हैं, कब वो पास होते हैं। आप देखिए भारी विरोध के बावजूद ये तीनों कानून जो है वो संसद में पास कराए गए थे, भारी विरोध के बावजूद। किसान लगातार वार्ता कर रहे थे। जब किसान गए कृषि मंत्री के पास,
कहे कि भाई मुझे मोदी जी से मिलना है, मोदी जी ने कभी भी किसानों से मिलने का मौका नहीं दिया। किसानों की हत्या लखीमपुर में हो गई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। जब देखा कि पंजाब में चुनाव आ चुके हैं, पंजाब के चुनाव जो हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि भाजपा का आदमी अगर वोट मांगने जाएगा किसी के घर तो भगा दिया जाएगा। एक ऐसी नौबत आ गई है कि उनके कार्यकर्ताओं के पीछे किसान दौड़ पड़े हैं। तब जाकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं माफ़ी मांगता हूँ और किसान बिल वापस लेता हूँ। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या उनकी मंशा थी? उनकी मंशा नहीं थी किसान बिल वापस करने की। उन्होंने कहा भी कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं किसान बिल वापस रहे, इसलिए वापस ले रहा हूँ। वो आज भी उन बिलों को सही बता रहे हैं, उन कानूनों को सही बता रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना कि मैं समझा नहीं पाया और कुछ तपस्या में कमी रही। हाँ, ये तो वो सरकार के चलनी चाहिए, समझा ना पाए। आप बताइए, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, घर का मुखिया हूँ मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अपने घर के बच्चों को, तो इसका मतलब है कि मेरे नेतृत्व में कमी है, मेरी समझ में कमी है, मेरे समझाने में कमी है। और जिस प्रधानमंत्री के समझाने में कमी हो तो इसका मतलब है कि उनका वक्त जा चुका है। क्या लगता है प्रधानमंत्री को एक आदमी के पास जाना चाहिए समझाने? नहीं नहीं, आजकल तो बहुत अच्छे माध्यम है। आप जब 5 किलो का राशन बांटते हैं तो उसका प्रचार प्रसार आप देखिए, हर जहाँ पेट्रोल पंप हो वहाँ पर है। वैक्सीन आपने दिया, उसका प्रचार प्रसार कितना अच्छा कर रखा है। आप लॉकडाउन लगाते हैं, आप नोटबंदी करते हैं, 1 सेकंड लगता है मैसेज पहुँचाने में। भाई किसको खबर नहीं हुई कि नोटबंदी है रात के 8:30 बजे से? तो खबर पहुँचाने में तो आजकल सोशल मीडिया है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो खबर पहुँचाना बहुत ईजी है। यतीश जी, क्या आप वैक्सीन लगवा चुके हैं? हाँ, दोनों वैक्सीन लग चुकी है मेरे। आप पे लग चुकी है? बिल्कुल लग चुकी हैं। तो अभी विपक्ष ने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या उनका ये जो स्टेटमेंट आया था दैट इज जेन्युइन और इनजेन्युइन? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो हाल है, वो सिर्फ़ सत्ता के भूखे हैं। हुँ, आप अगर देखें तो समाजवादी पार्टी हमेशा ये कहती है कि मुझे गद्दी चाहिए, हाँ, मैं अच्छा शासन कर सकता हूँ। व्यवस्थाएँ कैसी हैं उससे उनका मतलब नहीं है। सत्ता तो आती-आती रहती है। सत्ता आज मेरे पास है, आज भाजपा के पास है, कल कांग्रेस के पास होगी। आज कांग्रेस के पास है, कल भाजपा के पास होगी। लेकिन व्यवस्थाएँ बनाने का जो दायित्व होता है वो विपक्ष और पक्ष दोनों का होता है। हुँ, तो निश्चित रूप से सपा सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता के लिए काम करती है, चाहे वो चाचा शिवपाल के साथ उनका रवैया रहा हो, चाहे आज़म खां जी के साथ आजकल का रवैया हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता की बात करते हैं। तो उनको मैं उनके किसी स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे ढंग से लेना या उसको बहुत विचार करना मैं समझता नहीं हूँ। राहुल गांधी जी ने कोरोना के विषय में पहले ही आगाह किया था। वैक्सीनेशन के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया है। जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चला है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो। अगला हमारा आपसे प्रश्न है, आप अपने क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लेकर के क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, लोकेन्द्र प्रताप सिंह जी विधायक हैं हमारे यहाँ से। आप अगर देखें विधानसभा में जो उन्होंने कार्य किया है, एक विधायक का कार्य होता है कि विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाए, क्षेत्र की समस्याओं को उठाए। उनकी सरकार है तो वो जो उनको प्रश्न लिख के दे दिए जाते हैं सिर्फ वही पूछते हैं। मैंने अभी गूगल पर चेक किया, जो विधानसभा की वेबसाइट है उस पर चेक किया, मुझे उनके द्वारा पूछे गए केवल 3 सवाल दिखाई पड़े पूरे 5 साल के शासनकाल में। एक धर्मांतरण को लेकर था, एक गोमती को लेकर था। आप गोमती का हाल देख लीजिए जाकर, क्या है। तो 3 सवाल पूछे गए। एक धर्मांतरण को लेकर पूछा गया, जो कि हमारे यहाँ एक बंगाली कॉलोनी है उसके संबंध में पूछा गया था। दूसरा पूछा गया गोमती को लेकर। तीसरा उन्होंने सवाल पूछा था अवैध पट्टों को लेकर पूछा था। तो ये तीनों मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लगता है कि सिर्फ कुछ करने के लिए काम कर दिया गया। और आप देख लीजिए, विधायक जी दावा करते हैं कि हम क्षेत्र में रहते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। हम मानते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बेकार की मेहनत करने से क्या फ़ायदा? आप स्मार्ट वर्क करिए ना। आखिरी आपसे हमारा सवालात है, आप यूपी खबर के माध्यम से अपनी आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं यूथ से अपील करना चाहता हूँ। 60% यूथ है मोहम्मदी विधानसभा में, 3,53,000 वोटर हैं, 2 लाख के आसपास यूथ है, जिसकी आयु जो है वो 18 से 35 साल के बीच है। आप भूल जाओ कि आपका सरनेम क्या है, आप भूल जाओ कि आपका धर्म क्या है,
आप भूल जाओ आपकी जाति क्या है, आप इस बार यूथ को चुन लीजिए, क्योंकि यूथ जो है, अगर मैं यहाँ का विधायक बनता हूँ तो मेरी लायबिलिटी आगे के 25-30 साल तक की होगी अगर मैं जीवित रहा तो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को विधायक चुनते हैं जिसकी आयु 60 के ऊपर है, 65 के ऊपर है, तो उसकी लायबिलिटी अगले 5 साल तक की होगी, आगे अपने बेटे को सौंप देगा। यतीश तो जी, यूथ चुने। ऐसा आपने ये सब कहा है कि अभी बहुत लंबा समय है, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। नहीं, वो तो ठीक है, का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि एक औसत आयु, एक जो औसत आयु है, हाँ, औसत आयु जो किसी व्यक्ति की 60 साल होती है, तो मान लीजिए मैं अभी 38 साल का हूँ, तो 20 साल तक क्षेत्र की सेवा कर सकता हूँ, तो यूथ चुने। दर्शकों, अभी आप यतीश जी को सुन रहे थे, जिन्होंने काफी कुछ बताया अपनी सरकार और पार्टी के बारे में, जहां जहां सरकार है कि जनता के हित में कार्य चल रहा है। और हमारी जो पार्टी कांग्रेस है, काफी पुरानी पार्टी है और इसमें कई एक कद्दावर नेता भी हैं जिन्होंने पब्लिक हित में सराहनीय कार्य किए हैं। तो यतीश जी ने विपक्ष पे भी हमला बोला, साथ ही में यूपी खबर के माध्यम से यूथ से और पब्लिक से अपील की है कि एक बार यूथ को मौका दें, क्योंकि यूथ जो है वो बदलाव का द्योतक है, विकास का द्योतक है। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि चुनावी शंखनाद हो गया है, सभी प्लेयर्स मैदान में लगभग आ चुके हैं, अब कौन इसमें सिक्सर मारता है ये सब जनता के दिमाग पर डिपेंड करता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।